अमेरिका ने ईरान के एक और तेल के जहाज पर कब्जे का वीडियो रिलीज कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाली गनबोट पर हमले के ऑर्डर दिए हैं। आठ 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाएगा ईरान। पिंक शाहिद ड्रोन के धमाकों से जलेंगे खाड़ी देश। छह महीने तक होर्मुज युद्ध, 6 साल तक खाड़ी युद्ध। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से अब फुल एंड फाइनल का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि सीज फायर खत्म है, युद्ध ऑन है। तभी तो रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने मिसाइलों के गोदाम खोल दिए हैं। ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन बम के अब नए वर्जन लॉन्च कर रहा है। ईरान इस यकीन में है कि अमेरिकी फोर्स का मनोबल टूट चुका है। जिस तरह ट्रंप अपने वॉर कमांडर बदल रहे हैं, जिस तरह अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों पर एक्शन हो रहा है, उससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान से युद्ध भड़कने के बाद ट्रंप अब तक 34 सैन्य अफसरों का इस्तीफा ले चुके हैं। पिछले 25 दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के 4 टॉप सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप फिलहाल नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन पर सबसे ज्यादा फायर हैं। फेलन से ट्रंप ने तत्काल इस्तीफा ले लिया है, जबकि जॉन फेलन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेवल कमांडर कहे जाते हैं। न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक जॉन फेलन अक्सर ट्रंप के निजी रिसोर्ट मार-ए-लागो में देखे जाते रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल होने से पहले जॉन फेलन बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर और फंड रेजर में से एक माना जाता रहा। ट्रंप से उनकी दोस्ती की वजह यही बैकग्राउंड है। इसीलिए फेलन से ट्रंप युद्ध के दौरान भी मैसेज पर बातचीत करते रहे। बावजूद इसके उन्होंने बर्खास्त किया, क्योंकि होर्मुज में ट्रंप के हिसाब से नतीजे नहीं मिले। तेल गलियारे पर ईरान के लड़ाकों ने बढ़त बना रखी है। अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती के बावजूद स्ट्रेट में वही हो रहा है जो ईरान तय कर रहा है। होर्मुज में ईरान की गनबोट दौड़ रही है। होर्मुज में ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। होर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने में लगेंगे अभी और 6 महीने। होर्मुज पर ट्रंप के सभी दावों की हवा खराब है। और ट्रंप ने भले ही होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन जब तक ईरान के समुद्री माइंस को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा, तब तक खतरा पूरा है। और एक दावे के मुताबिक इन बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी तब तक अमेरिका की मुश्किल आसान नहीं होने वाली है। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। होर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि होर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता, होर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को ये जानकारी दी कि होर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में होर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को जीपीएस सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है।
लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقاً بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودند. اعلام می‌کردند که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ هم میخوایم خودمون رو پایبند کنیم. असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखी बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है। برای ایجاد آمادگی برای بازسازی به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو पूर्वोदय की इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर ये गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। और दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं
उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बंगाल के अंदर आधुनिक खेती के लिए कोई संगठित प्रयास विगत 50 साल से नहीं हुआ है। मां गंगा की कृपा जो कांप को ढोकर लाती है और पानी की उपलब्धता है, इसी के आधार पर यहाँ का किसान खेती करता है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि किसान की खुशहाली के लिए यहाँ के सारे परंपरागत क्रॉप है, इसके बड़े रिसर्च सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे, चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे बंगाल की मालदा की मसूर आम हो, पान हो, इस सभी के लिए इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। और एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर। और इधर लेबनान में इजराइल ने भयानक हमलों से हिजबुल्लाह के कई सैन्य अड्डों को बर्बाद करने का दावा किया। इजराइल की सेना ईरान के मिसाइलों पर मिले नए अलर्ट से भड़क गई है। इजराइल के लिए सबसे खतरनाक खबर सेना के अंदर से आई है। इजराइल के सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि जंगी जेट F-15 की जानकारी ईरान को लीक की गई है और ये दोनों इजराइल के तेल नौफ एयर बेस पर तैनात थे, जहां से लीक की गई उनकी जानकारी की मदद से ही ईरान ने ट्रंप के जंगी जेट को मार गिराया। ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के जंगी जेट F-15 को मार गिराया था। तो क्या ईरान ने जासूसों से मिली जानकारी की मदद से ही अमेरिका के F-15 को इंटरसेप्ट किया? क्योंकि पता चला है कि ईरान ने जिन एजेंट्स का इस्तेमाल किया उनसे इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ हर्जी हलेवी और सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर की भी जानकारी मांगी थी। इजराइल की सेना में ईरान के लिए जासूसी के शक में अभी 8 और सैनिकों पर तलवार लटक रही है। ईरान ने इजराइल के स्टाइल में ही बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबी लड़ाई का माहौल बन गया है। इधर इजराइल अपनी लकीर लंबी करता जा रहा है। लेबनान में इजराइल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन खींचकर इजराइल ने इलाके को खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं लेबनान के कफर शहर में 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों के जनाजे में जनसैलाब उमड़ आया। मारे गए लड़ाकों के ताबूतों पर हिजबुल्लाह के पीले और हरे रंग के झंडे लिपटे थे। इस मातम में महिलाओं की आंखों में आंसू थे, जुबान पर इजराइल की बर्बादी की कस्में थी। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल को लेबनान की 1 इंच जमीन के लिए सबसे भयानक जंग लड़नी होगी। هيدول عائلة شو ذنبهم؟ انهم بقيوا موجودين بسور. هيدا ذنبنا انه بقينا نحن ما بدنا نطلع من ارضنا، ارضنا هي عرضنا وهي كرامتنا. हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। मतलब सारे फ्रंट एक्टिव हैं, वो ईरान हो, लेबनान हो, गाजा हो या फिर खाड़ी का कोई भी देश। ये भी साफ है कि इस बार ईरान के ताप से बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है।
और आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका ईरान की मांग के बिना ही सीज फायर को लागू कर चुका है? वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर इस वक्त हमला करता है तो अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है। नासुर बन गई नाकाबंदी, हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप। ईरान युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो ईरान की बुरी तरह से तबाही होगी या फिर ईरान हॉर्मुज के समुद्री इलाके को अमेरिकी सेना के लिए जहन्नुम बना देगा। सबसे बड़ी और खतरनाक बात तो यह है कि इस वक्त ईरान में सत्ता की चाबी जिन लोगों के हाथ में है वो अमेरिका और इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान की सैन्य ताकत और मिसाइलों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलें मौजूद है, जो अमेरिका और इजरायली अड्डों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खबर तो ये भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में पूरी ताकत से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है और अमेरिका की नाकेबंदी कुछ भी नहीं कर पाई। ईरानी स्पीड गन बोट्स ने तो कई जहाजों को पकड़ा है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ईरानी मीडिया का तो यहां तक दावा है कि पाकिस्तान ने अब चीन से मदद मांगी है ताकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सके। पाकिस्तान ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर 6 सूत्री फॉर्मूला बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इधर पेंटागन के अधिकारियों का दावा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी अंतिम दौर में है। यानी सीज फायर नहीं बल्कि सीरियल अटैक को लेकर एक बड़ी तैयारी हो चुकी है। और यही वजह है कि ईरान की नई लीडरशिप अमेरिका और इजराइल पर बेहद सख्त हमले का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर ईरान के मेजर जनरल अहमद वाहिदी और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तो दो टूक कह दिया है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी अड्डों पर भीषण हमले होंगे और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीदी और कालिबाफ का टारगेट 60 अड्डे। ईरान की लीडरशिप के दो टॉप चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। एक है मेजर जनरल अहमद वाहिदी और दूसरे हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। दोनों ही इस वक्त अमेरिका की आंखों की बड़ी किरकिरी बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दोनों नेता ईरान के हार्डकोर नेता हैं जो अमेरिका और इजराइल के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं हैं। आप दोनों नेताओं के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि कैसे दोनों नेता इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मौजूदा जंगी माहौल में मेजर जनरल अहमद वाहिदी और मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरान की सत्ता के दो सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। जहां वाहिदी युद्ध के मैदान को संभाल रहे हैं तो वहीं कालिबाफ कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को द शैडो कमांडर कहा जाता है, जबकि मोहम्मद बाकर कालिबाफ को द स्ट्रेटेजिक पायलट कहा जाता है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी कुद्स फोर्स के पहले कमांडर थे। इन्होंने ही ईरान के उस प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह हमास की नींव रखी जो आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। कालिबाफ पूर्व एयरफोर्स कमांडर हैं और तेहरान के मेयर और पूर्व चीफ रह चुके हैं। उनके पास सैन्य और प्रशासनिक दोनों अनुभव है। कालिबाफ खुद एयरबस उड़ाने वाले पायलट रहे हैं, जो उनकी सटीक और कैलकुलेटेड सोच को दर्शाता है। और सीज फायर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के दो लीडर्स ने ट्रंप और उनकी टीम को इस तरह से फंसा दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मानकर चलिए खाड़ी के कम से कम 5 देशों पर ईरान तूफानी हमलों से कोहराम मचा देगा।
अभी तक की सूचना के मुताबिक इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ युद्ध विराम की गुप्त वार्ताओं में ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कालीबाफ ही कर रहे हैं। कहा जाता है कि कालीबाफ युद्ध की रणनीति और कूटनीति का गजब का संतुलन बिठाते हैं और वो युद्ध के मैदान में वाहिदी को पूरी छूट देते हैं ताकि मेज पर अमेरिका से बेहतर सौदेबाजी की जा सके। इधर वहीदी को सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद इस वक्त ईरान के अघोषित सैन्य शासक की तरह काम करने का मौका मिला है। वहीदी को अदृश्य जनरल कहा जाता है क्योंकि ये सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर गुप्त ऑपरेशंस चलाने में माहिर हैं। कालीबाफ अमेरिका को भरोसे के काबिल नहीं मानते, लेकिन वाहिदी इसके विपरीत हैं। वो आर्थिक लाभ के लिए रणनीतिक समझौते करने के पक्ष में रहे हैं। वाहिदी जरूरत से ज्यादा कट्टर ईरानी शासक हैं जो हर हाल में अमेरिका से जंग में आर पार करना चाहते हैं। वाहिदी की रणनीति बिल्कुल सीधी लड़ाई की बजाय छापामार समुद्री युद्ध और मिसाइल हमलों पर केंद्रित है। हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना इन्हीं के दिमाग का खेल माना जाता है। वाहिदी अमेरिका को एक ढहता हुआ साम्राज्य मानते हैं। उनका मानना है कि बातचीत कमजोरी की निशानी है और केवल सैन्य दबाव ही अमेरिका को पीछे हटा सकता है। वाहिदी ने हाल ही में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया था, जब तक कि नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से अमेरिका खत्म न कर दे। कालीबाफ इजराइल को मध्य पूर्व के लिए एक कैंसर बताते हैं और सैन्य ताकत की बजाय कूटनीतिक रूप से इजराइल को अलग थलग करने की वकालत करते हैं। कालीबाफ बहुत व्यवस्थित हैं। वो भावनाओं की बजाय डेटा और लॉजिस्टिक्स पर काम करते हैं। उन्हें सिस्टम का आदमी कहा जाता है। ईरान के मध्य वर्ग और शहरी आबादी के बीच वो वाहिदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। वाहिदी के साथ उनके वैचारिक मतभेद काफी बताए जाते हैं। वो ईरान को एक सामान्य राष्ट्र की तरह चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि वाहिदी इसे एक क्रांतिकारी गढ़ बनाए रखना चाहते हैं। वहीं वाहिदी को पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को स्वदेशी रूप से विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। गृह मंत्री रहने के कारण देश के खुफिया तंत्र और पुलिस बल पर इनकी जबरदस्त पकड़ है, जिससे कि ये किसी भी आंतरिक विद्रोह को दबाने में सक्षम हैं। कट्टरपंथियों और सेना के भीतर इनकी छवि एक अजेय योद्धा की है। हालांकि आम जनता के बीच ये अपने सख्त और दमनकारी रवैये के लिए डरावने भी माने जाते हैं। ईरान के पास मिसाइलों की काफी क्षमता अभी भी मौजूद है। संघर्ष विराम के समय उनके लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए गए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उनके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व स्तर के लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। بدعهدی و نقض آتشبس اصرار ورزید. اینا همش گواه این هست که آمریکا ظاهراً در روند دیپلماتیک جدیتی نداره. कुल मिलाकर हालात ये हैं कि ईरान ने अब 2 रास्तों पर अमेरिका को फंसा दिया है। एक है हॉर्मुज का ट्रैप और दूसरा है पाकिस्तान में वार्ता का पेंच। दोनों ही जगह अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को मानता है तो ये तय है कि अमेरिका का कद दुनिया में काफी कम हो जाएगा और ईरान खाड़ी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर जाएगा।